दिल्ली में आपकी हार नहीं मच गई है हाहाकार। अब की बार आ रही है भाजपा सरकार। आपदा से जहर तक आखिर किन मुद्दों ने पलट दी है बाजी। इन सबके लिए बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी काजल मिश्रा जी, और इसी के साथ मौजूद हैं सीनियर पत्रकार संजय मल्होत्रा जी। और दिल्ली में काबज आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब के इसके ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट करे रहेंगे, इसके रिगार्डिंग बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही हरकिंदर सिंह बल जी। सबका स्वागत करेंगे। और शुरुआत मैं संजय जी आपसे करना चाहूंगी। एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे आप इन इलेक्शंस को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से 15 साल बाद एक करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हार होना एक अलग चीज रह जाती है, पर बड़ी बात यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि यहाँ आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर, वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, इसके साथ साथ नेशनल कन्वीनर के साथ साथ वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पूरी जो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। उनकी हार हो जाना और साथ में और बड़े नेता जो है, कैसे देखा जा सकता है इस इलेक्शन को? बिल्कुल शहरी, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको कहा जा सकता है। दिल्ली में एक लंबे अंतराल के बाद 1998 तक दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, जब साहब सिंह वर्मा यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद से फिर कांग्रेस का दौर चला और अब 2015 के बाद से लगातार वहाँ पर आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ वहाँ पर सत्ता पर काबिज थी। दो पिछले जो इलेक्शन हुए थे, 15 का और 20 का, उसमें लगभग क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी ने किया था। तो ऐसे में अब ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिली है, एक निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत इसे कहा जा सकता है। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि जहाँ तक इलेक्शन जीतने का सवाल है, जहाँ तक एक इलेक्शन मशीनरी को डेवलप करने का सवाल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त कोई जोड़ देश में नहीं है। आपने देखा हाल ही में विधानसभा के जो चुनाव हुए, हरियाणा में हुए, महाराष्ट्र में हुए, वहाँ पर भी सभी ऑड्स को जो है वो गलत बताते हुए उन्होंने वहाँ पर भी दोनों जगह पर स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं मानी जा रही थी भाजपा की, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ अपने संगठन के बलबूते पे और अपनी स्ट्रेटजी मेकिंग के बलबूते के ऊपर। जिस तरह से अपनी रणनीति पार्टी बनाती रही है, जिस तरह से पार्टी अपने आप को हर इलेक्शन के हिसाब से बदलती रही है, अपने स्ट्रेटजी को चेंज करती रही है और अपनी जो पुरानी उनकी जो गलतियां थी उससे सीखती रही है, उसकी वजह से पार्टी जो है वो पहले भी जीती और इन चुनावों में भी दिल्ली में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो निश्चित तौर पर एक तो एंटी इनकम्बेंसी थी। आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से वहाँ पर कब्ज़े में थी, लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। एक रिलेंटलेस अटैक पार्टी का जो था वो आम आदमी पार्टी के ऊपर था। जिस तरह से वहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो मुख्य जो प्लैंक पार्टी का रहा है वो उनका ईमानदारी का और भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने का रहा है। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाली ये पार्टी रही है, तो उसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया। लगातार जिस तरह से केसेस बने, जिस तरह से शराब घोटाला सामने आया, शराब घोटाले के बाद न सिर्फ उप मुख्यमंत्री जेल में रहे, मुख्यमंत्री जेल में रहे, लंबे समय तक उनको करप्शन के मुद्दे के ऊपर ही डिस्क्रेडिट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं, पिछले 2 ढाई साल से 3 साल से शुरू कर दी थी। और उसके बाद अब शीश महल का जो मुद्दा जिस शिद्दत के साथ पार्टी ने उठाया कि किस तरह से केजरीवाल जो है वो एक तरफ दिल्ली में कोविड था और लोग कोविड में मर रहे थे और वहाँ केजरीवाल अपने सरकारी आवास को शीश महल में तब्दील कर रहे थे। तो ये नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया, उसकी वजह से जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये रही कि ठीक चुनाव से पहले दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसले, हालांकि वो दिल्ली के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वो सीधे वो फैसले नहीं आए, लेकिन उनका फ़ायदा जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। सबसे पहला जो घोषणा थी, बजट में जो घोषणा हुई, जो इनकम टैक्स
12 लाख रुपए तक एग्जैम्प्ट करने की जो बात हुई, तो उससे एक बहुत बड़ी संख्या दिल्ली में जो है वो टैक्स पेयर्स की है, मिडिल क्लास की है, सैलरीड लोगों की है, जिसको उस घोषणा का लाभ हुआ। तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसके अलावा जो 8वां वेतन आयोग हाल ही में भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार की तरफ से घोषित किया गया, हालांकि वो केंद्र की घोषणा थी, लेकिन दिल्ली आप जानते हैं कि बाबुओं का शहर है। एक बड़ी संख्या दिल्ली में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की है और उनके साथ उनके परिवार हैं, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो भी है। तो वो भी एक पॉजिटिव फैसला जो था वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा भी मिला। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अपने जो पत्ते थे भारतीय जनता पार्टी ने वो बड़े सही खेले। और सबसे बड़ी बात ये रही कि भाजपा ने इसमें जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की। हम बटेंगे या कटेंगे, सेफ हैं या एक हैं, या घुसपैठिए या इस तरह के जो नारे हैं या जुमले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने इन इलेक्शंस में इस्तेमाल नहीं किया। आपने देखा होगा कि झारखंड में, महाराष्ट्र में इनका खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, वो भारतीय जनता पार्टी ने ना खुद प्रधानमंत्री ने जितनी भी रैलियां की या इवन की अमित शाह जो कि गृह मंत्री, उन्होंने रैलियां की, कहीं भी उन्होंने इस मुद्दे को उछालने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ जो दूसरे मुद्दे थे, जिसमें करप्शन का मुद्दा था, जो नाकामयाबियां थी, जो फेलियर्स थी आम आदमी पार्टी की, जैसे यमुना को लेकर जो फेलियर थी या पॉल्यूशन को लेकर जो फेलियर थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार फोकस करती रही। और निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बिल्कुल, कई अहम पॉइंट्स जो हैं संजय जी आपकी तरफ से बताए गए हैं। और मैं काजल मिश्रा जी से बात करना चाहूंगी। जब हम आपस में कभी बात करते थे, जब इलेक्शन की तैयारियां ये भी चल रही थी, रैलियां बड़े स्तर पे की जाती थी, आम आदमी पार्टी हो या फिर भाजपा हो, कई सारे वार पलटवार तो अक्सर ही देखने को मिलते हैं। तो हम एक बार बात कर रहे थे कि बेशक जो मर्जी हो, पर दिल्ली के लोगों को जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई हैं, फ्री में ये चीज मिल रही है, इलाज मिल रहा है, महिलाओं की मदद की जा रही है, ऐसे कई सारे मुद्दे जो हैं वो उठाए गए। हालांकि इस बार 1000 से बढ़ के 2500 रुपए देने की बात की गई, बुजुर्गों को फ्री इलाज देने की बात की गई, बिजली का बिल हो या फिर पानी की सुविधाएं हो। तो हम ये बात कर रहे थे कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को वोट जो है हो सकता है ज्यादा दें, क्योंकि दिल्ली के लोगों को बहुत सी सुविधाएं जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं, पर कहीं ना कहीं ये वाला पैंतरा भी जो है वो कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल शायरी सही कहा आपने कि दिल्ली वालों के ऊपर इस बार ये फ्री वाला पैतरा जो था वो फिट नहीं बैठा। दिल्ली वालों ने जो फ्री की जो गैस कनेक्शन मिल रहा था, पानी मिल रही थी, बिजली जो कि एक आम आदमी के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उन्हें हर महीने अपना बिल जमा करना होता है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, गैस का हो, इन सब में अगर छूट मिल रही है तो वो बहुत एक बड़ा बेनिफिट था। लेकिन इस बार जो हुआ है, जैसा कि संजय मल्होत्रा जी ने बताया कि इस बार जो दिल्ली में शीश महल बनना, घोटाले होना, कहीं ना कहीं लगता है कि इन सब चीजों पर वो फ्री की जो स्कीमें थी वो भारी पड़ गई। कहीं ना कहीं केजरीवाल की जो फ्री की जो नीतियां थी वो दिल्ली वालों को उतनी रास नहीं आई कि नहीं, उन्हें लगा कि नहीं इस बार जो हो रहा है ये घोटाले वो ज्यादा हावी हो गए। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा में केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि दिल्ली हरियाणा वासी यमुना में जहरीला पानी दिल्ली के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आरोप था। उन्हें लगा था कि शायद इस वजह से भी वो अपना एक वोट बैंक अच्छा खासा ले सकते हैं, लेकिन इसका भी उल्टा हुआ। हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर के उस पानी को पिया और फिर वो दिल्ली में भी गए कि वो पानी लेकर के कि दोनों के पानी के सैंपल में मतलब क्या है, लेकिन फिर भी उस पर काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए कि, और इस पे पीएम मोदी भी सामने आए कि अगर हरियाणा वासी अगर वो पानी में जहर मिला के भेजते हैं तो वही पानी प्रेसिडेंट भी पीते हैं, वही पानी पीएम भी पीते हैं, तो क्या हरियाणा वाले पानी में जहर मिला के प्रधानमंत्री को पिलाएंगे? ऐसे बहुत सारी चीजें थे जो केजरीवाल को जब लगा कि ये फ्री की स्कीमें जो है ये सारी शायद कम पड़ रही हैं, महिलाओं को पैसे देना और फिर सारी फ्री की सुविधा देना, उसके बावजूद लगा कि तो फिर उन्होंने नया पैतरा अपनाया। जैसे कि उन्होंने विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसके पहले जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उसी समय केजरीवाल जी आए थे जेल से छूट करके, उन्होंने उस समय एक मुद्दा उठाया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नहीं, जो नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनके तौर पर और कोई बनेगा, उनके
क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई है 75 से ऊपर की। ये भी उन्होंने मुद्दा उठा दिया था, जो कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं चला, उनको पता था, लेकिन बीच बीच में एक मुद्दा उठाने की उनकी आदत लगता है ना, कि वो एक मेरी स्कीम वगैरह या फिर मेरी जो घोषणाएं हैं या ऐसी चीजें जो कम पड़ गई हैं, तो उन्होंने वो चीजें थोड़ा सा अपने फेवर में लेते हुए दूसरी चीजें उठा देती हैं। जैसे उन्होंने विधानसभा के चुनाव में पानी का मुद्दा उठा दिया कि हरियाणा वासी पानी में जहर घोल करके दे रहे हैं। हाँ, लेकिन इन सब चीजों का दिल्ली की जनता पे लग नहीं रहा है कि कोई ज्यादा असर हुआ। उन्हें यकीन था कि हरियाणा वासी पानी में जहर मिला के नहीं दे रहे, उन्हें यकीन हो गया कि हाँ, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। ये जो जितने भी शीश महल बने हैं, कोविड के टाइम पे जो सारी चीजें हो रही थी, वो सब चीजों को देखते हुए केजरीवाल को दिल्ली वालों ने सबक सिखा दिया। काफी चीजें जो है डिस्कस की गई हैं। और मैं हरकिरत सिंह बाल जी के पास जाना चाहूंगी। बाल साहब, अब किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, हार जीत हो जाती है, पर उसके इलेक्शन के बाद कभी ये नहीं देखा जाता कि इसका इम्पैक्ट पंजाब के ऊपर क्या होगा। अब जैसे आम आदमी पार्टी की जब भी बात आती है तो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा जाता है पंजाब के साथ। जी, पंजाब के लिए बार बार ये बातें सामने आ रही है कि अगर जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार होती है, या फिर जब जैसे हार हो चुकी है, तो अब इसका पंजाब में क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जिस तरीके से एक साझा रिश्ता रहा है बड़े स्तर पे, जब भी कुछ भी होता है, चाहे पंजाब में किसी भी चीज का उद्घाटन करना हो, किसी भी नई चीज को लाना हो, कोई अहम बात जो है साझी करनी हो, सब चीजों के लिए अरविंद केजरीवाल जी मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं। बल्कि पूरा जो सारा तामझाम है उन्हीं के थ्रू करवाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, दिल्ली में जाके हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, वो पहुंचते हैं और बड़े स्तर पे उनके तरफ से प्रचार किया जाता है, तो एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है सामने आता है। तो क्या कुछ आपको लगता है पंजाब की जनता के ऊपर या फिर पंजाब के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल। सब तो पहली गल ये है जी कि पंजाब की तस्वीर अलग है। पंजाब का इतिहास चक के वेख लो, पंजाब सारी दुनिया नालों ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀ ਬਦਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇਖੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ 15 ਸਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 13-0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 2027 ਬੜਾ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੌਧਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ ਆਪ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਤੜੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਤੜੇ ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ पर खरी उतरती है ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ बनी रहेगी। बिल्कुल, वादे दावे तो किए ही जाते हैं सियासी पार्टियों की तरफ से। संजय जी के पास दोबारा से जाना चाहूंगी। संजय जी, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपने बहुत से इलेक्शंस देखे हैं और हर स्टेट के इलेक्शन देखे हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है। ये सारी बातें भी सामने आती रही हैं कि दिल्ली में बेशक सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है, पर कहीं ना कहीं रूल जो किए जा रहे हैं वो भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं। उसी तरह एलजी के साथ कई तरह के क्लैश सामने आते हुए नजर आए और आने वाले समय में भी जो है अभी नहीं लगता कि आने वाले समय में कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें कि सरकार जो है कांग्रेस की दिल्ली में बन सकती है। और ख़ास मेरा सवाल ये है कि जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें भाजपा को तो बहुमत मिल गया है कहीं ना कहीं, बेशक कम ही सही, पर आम आदमी पार्टी को भी सीटें जो आती हुई नजर आई हैं, पर कांग्रेस का काफ़ी जगह पे खाता तक नहीं खोल पाई है। कैसे देखा जा सकता है इस सारे सिनेरियो को? दो बातें आपने कही शहरी। एक तो आपने ये कहा कि दिल्ली स्टेट में जो है वो टकराव बड़ा रहा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, ख़ास तौर पे वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दखल अंदाज़ी है वो ज़्यादा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। दिल्ली जो है वो बाकी राज्यों की तरह से नहीं है, जो अधिकार बाकी राज्यों के पास हैं या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होते हैं वो अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं हैं। और इस वजह से भी ये लगातार टकराव रहा। और ख़ास तौर पर अभी जो हाल ही में जो अमेंडमेंट हुई है कानून के अंदर, उसके बाद से तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की जो पावर्स हैं वो और भी कम हो गई हैं। ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी के मामले में ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। इससे पहले पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन हुआ करती थी। इस वजह से जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है उसकी जो पोजीशन थी वो एक लगभग मेयर से थोड़ी सी आप ऊपर कह लीजिए उस टाइप की पोजीशन रह गई थी। और इस वजह से लगातार टकराव रहा। और उसमें थोड़ा सा आम आदमी पार्टी की भी जो है उसको हम गलती मानेंगे कि जब उनको पता है कि हालात इस तरह से हैं, तो एक बार जब आप पावर में आ जाते हो, ठीक है, जब तक आप इलेक्शन लड़ रहे हो तब तक अलग बात है, आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल दस्तोगरेबान रहते हो, एक दूसरे के खिलाफ रहते हो। लेकिन एक बार जब आपके पास पावर में आ जाते हैं तो फिर आपको कोऑपरेशन के साथ चलना होता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो टकराव का जो तेवर था वो आम आदमी पार्टी ने लगातार बनाकर रखा। और उसकी वजह से जो है दिल्ली में इस तरह से लगता रहा कि दिल्ली में काम हो ही नहीं रहा है। एक केंद्र सरकार का खेमा है, एक आम आदमी पार्टी का खेमा है। और लगातार कभी केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, तो कभी उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है, बीजेपी की तरफ से उनके खिलाफ बयान दागे जा रहे हैं। तो ये हालात वहाँ पर बने रहे। लेकिन अब चूँकि वहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, तो ये मुद्दा मुझे लगता है वहाँ पर ये नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का खास जुमला रहता है डबल इंजन की सरकार। तो यहाँ पर वो डबल इंजन की सरकार किस तरह से चलती है अब ये देखना होगा। कम से कम जो रोज़मर्रा के जो आपसी तू मैं हुआ करती थी वो अब हम कह सकते हैं वहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद आपने दूसरा सवाल पूछा कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस की स्थिति तो लगातार जो है वो ख़राब रही है। 1998 के बाद से कांग्रेस लगभग दिल्ली के सीन से नदारद आप समझ लीजिए। मेरे ख्याल में कोई भी सीट पिछले 2 इलेक्शंस में भी पार्टी नहीं जीत पाई है, तो इस बार भी उन्होंने कोई सीट नहीं जीती। और इस बार तो पार्टी ने कोई बहुत सीरियसली इस इलेक्शन को लड़ा भी नहीं है। दरअसल ये सोच भी थी कि अगर
कांग्रेस इस इलेक्शन के अंदर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ अगर उतरती है तो इसका नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को होगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा होगा। तो इस वजह से कांग्रेस की तरफ से को बहुत ज़्यादा एफर्ट किया गया ऐसा नहीं लग रहा है और उसकी वजह से पार्टी को कुछ मिला भी नहीं। लेकिन जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया वो भी फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि शायद बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जा सकता है यहाँ पर, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई है। तो अब कांग्रेस को निश्चित तौर पर राजधानी में अगर अपनी पहचान बनानी है, अपनी पकड़ लोगों के बीच में बनानी है, तो उनको उनके लिए बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं। उनको उनके ऊपर सोचना होगा, देखना होगा कि किस तरह से अपनी लीडरशिप को वहाँ पर डेवलप करना है, किस तरह से, क्योंकि अगर दिल्ली में अगर वो किसी किस्म की उनकी पहचान नहीं रहती है या मौजूदगी नहीं रहती है तो उसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। कांग्रेस अब लगातार जो है वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है और अगर यही हालात रहे तो और ज़्यादा कमज़ोर होती हुई नज़र आएगी। तो उनको बहुत सीरियस थिंकिंग करने की ज़रूरत है अपने ऊपर लेकर, और पार्टी के अंदर उनको ये देखना होगा कि किस तरह से एक बार फिर से कांग्रेस को देश में रिवाइव किया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अगर क्योंकि अभी फ़िलहाल चाहे जितनी भी कांग्रेस कमज़ोर हो गई हो तो आज भी देश में 19-20% के आसपास वोट शेयर उसका रहता है, तो बाकी किसी और पार्टी का इतना नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनौती देने की स्थिति में आ सकता है नियर फ्यूचर में, तो वो निश्चित तौर पर कांग्रेस है। और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो ये कोई लोकतंत्र के लिए कोई बड़ी अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल, काफी अहम पॉइंट आपने डिस्कस करा है कि कहीं ना कहीं बेशक सत्ता में काबिज थी आम आदमी पार्टी, पर कहीं ना कहीं जो भाजपा को खतरा रहता है वो सियासी गलियारों के अनुसार हमेशा कांग्रेस से ही रहता है। इस बार टिकटों की बांट ने भी कहीं ना कहीं बड़ा असर जो है डाला है। हालांकि खुद तो जीत हासिल नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, पर इस जो टिकटों की बांट की गई थी इनका बड़ा असर जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हुआ है। उन्होंने कई सारे दिग्गज जो अपने नेता थे वो उनके आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के ऊपर जो उतारे उनके साथ टकराव के लिए। इसी के साथ साथ भाजपा की बात की जाए तो अब जो वादा किया जा रहा है विकास का और दावा किया जा रहा है, खैर कितना ये अब दिल्ली की जनता के लिए फायदेमंद होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। पर बात की जाए इस बार के आंकड़े जो बिल्कुल हैरानीजनक सामने है। एग्जिट पोल की बात की जाए, एग्जिट पोल को झूठा करार दिया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, पर कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो सच में तब्दील होते हुए नजर आए और दिल्ली की जनता का दिल जीतने के लिए अब आम आदमी पार्टी जो है नाकामयाब रही। हमारे साथ जुड़े काजल मिश्रा जी, और उन्होंने बताया कि फ्री की जो चीजें थी, जो फ्री बीज कहा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं फायदेमंद होती हुई नजर नहीं आई। इसी के साथ पंजाब का हमने जिक्र करा कि बार बार ये बातें सामने आ रही हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है अभी दिल्ली में नहीं बनती, भाव जो है वो सरकार हार जाती है, तो पंजाब का क्या इसके ऊपर प्रभाव होगा। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।